मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस समय धान की कटाई का समय आ रहा है। धान पकने की अवस्था में है, कई क्षेत्रों में पक चुका है, कहीं पक रहा है। और अब धान कटने के बाद अधिकांश किसान भाई या तो गेहूं बोएंगे या आलू बोएंगे या सरसों की बुआई करेंगे। तो अधिकांश क्षेत्रों में इस समय धान की कटाई का कार्य चल रहा है और ऐसी स्थिति में हमको खेत की उर्वरा शक्ति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि धान अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्वों को ले लेता है। अगर हम अगली फसल में सही प्रबंध नहीं करेंगे अपने खेत का, तो अगली फसल हमारी कमजोर हो सकती है या हमें बहुत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो हमें क्या काम करना चाहिए कि धान की कटाई के बाद हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। देखिए, जैसे ये धान है, ये अच्छा खासा धान है और इसकी जो पराली निकलेगी वो खेत में जल्दी सड़ती नहीं है। तो एक तो आपको बिल्कुल आग नहीं लगानी है, क्योंकि आग लगाने से बहुत पॉल्यूशन होता है और इस पे बैन भी हो चुका है पराली में आग लगाने से। तो धान की पराली को आपको या तो खेत में सड़ाना है या खेत से निकाल के इसके कोई दूसरे उपयोग कर लेने हैं। कई जगह पे इसके कई प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि हमारी कुछ पराली खेत से बाहर चली जाए और कुछ हमारी इसके अंदर सड़ जाए। अब इसको मतलब सड़ने का मतलब इसका डिकम्पोज हो जाए। तो जो पराली के जो ऊपर के डंठल है, जो उसकी रूट्स जड़ें हैं मिट्टी के अंदर, वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए, ताकि उसके अंदर के जो पोषक तत्व वो मिट्टी के अंदर वापस आ जाए, ताकि जो मिट्टी का पोषक तत्व था, जो न्यूट्रंट रिसाइकिल हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके हमारे खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो जीवाणु है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, फंगस है, एक्टोमाइसिटीज है, इस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो हमारा जो धान का चाहे रेजिड्यू है, चाहे हमारे मक्के का रेजिड्यू है या किसी दूसरी फसल का अवशेष है, खास तौर से धान के जो रेजिड्यू है डिकम्पोज होने में समय लगता है। तो ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि खेत में अगर नमी है तो ठीक है, अगर नमी नहीं है तो आपको ये अपनी फसल काटने के बाद जो हमारा रेजिड्यू है उसमें हमने पहले पानी लगा देना है खेत के अंदर। फिर हमें करीब 25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में डाल देना है, मतलब आधा बैग करीब यूरिया 1 एकड़ में डाल के बिखेर देना है। फिर हमें इसके ऊपर हैरो कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जब नमी मिलेगी और यूरिया के माध्यम से जब नाइट्रोजन मिलेगी, तो जो सूक्ष्म जीव है बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देंगे। और अभी तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, तापमान दिन का तापमान ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो किसी भी रेजिड्यू के डिकम्पोज होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो तापमान सही हो, बहुत कम ना हो, नमी हो और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, नमी आप जो सिंचाई करेंगे उससे मिलेगी, यूरिया जब आप देंगे आधा बैग, मैंने आपको बताया 1 एकड़ में, नहीं तो 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में पर्याप्त है, वो देंगे और तापमान ठीक है तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये आपको जमीन की फर्टिलिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो इसका पत्तियां हैं, डंठल है, जो इसकी रूट्स हैं, जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए तो भी हमें इसको फायदा है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होती है, कोई भी फसल का अवशेष अगर पड़ा रहता है और डिकम्पोज नहीं होता, हम अगली फसल बोते हैं तो वो फसल कमजोर रह जाती है, पीली पड़ जाती है, क्योंकि उस खेत के जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी की नाइट्रोजन अपने काम के लिए ले लेते हैं। तो इसको इसलिए डिकम्पोज कराना बहुत जरूरी है। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, अगर आप कोई जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं या गोबरी खाद प्रयोग कर रहे हैं, कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छी सड़ी हुई खाद का ही आपको प्रयोग करना है। वेल डिकम्पोज हो गई, अच्छी तरह से सड़ी हो, भूरी पड़ गई हो, और तब इसको आप मिट्टी में मिला दें। अगर आप बाद में मिलाते हैं, तापमान जिसमें कम हो जाता है, नवंबर दिसंबर में तापमान कम हो जाता है, तो वो मिनरलाइजेशन कम होता है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए तापमान का अधिक होना जरूरी है। नवंबर दिसंबर में तापमान चूंकि कम होने लगता है उत्तरी भारत में, तो वहाँ डिकम्पोजिशन स्लो होता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है उसके धीरे धीरे रिलीज होते हैं, तो उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता। अगर आप जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसको अभी खेत में अच्छी तरह से मिला दें, ताकि कम तापमान होने से पहले इसके तत्व जमीन के अंदर आ जाएं और जो हम फसल बोएं उससे हमें लाभ हो। तो ये 2 काम आपको करने हैं। पहला, जितने भी रेजिड्यू है वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो। दूसरा, अगर कोई हम जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद है, दूसरी खाद है, तो हम उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, जुताई कर दें, ताकि ठंड आने से पहले पहले वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए, मिनरलाइज हो जाए। क्योंकि ठंड में जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता कम हो जाती है, वो सही ढंग से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ये आपको अभी तरीका है कि धान की कटाई के बाद कैसे हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रहें। इसके साथ साथ जो भी आप फसल बोएं उसमें जैव उर्वरकों का जरूर प्रयोग करें।
जैसे एजोटोबैक्टर है वो किसी भी फसल में प्रयोग किया जा सकता है, और दलहनी फसलों में राइजोबियम का हम प्रयोग करें। और अगर जैसे कि आप गेहूं बो रहे हैं या आलू बो रहे हैं या सरसों बो रहे हैं, तो ऐसे में एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का जरूर प्रयोग करें। इसमें वीडियो कई बना चुका हूं एजोटोबैक्टर के प्रयोग पे। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। पीएसबी फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करें। पीएसबी जो हमने इसमें खेत में फास्फोरस दिया है और जो पूरा घुल नहीं पाया उसको घोलने का काम करता है, तो एजोटोबैक्टर प्रयोग करना है। पीएसबी फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जैव उर्वरक आता है, इसका भी प्रयोग करना है। और पीएसबी को हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो आने वाली फसलों में आपको जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करना है। इसको आप बीज उपचार के माध्यम से दे सकते हैं और सीधे खेत में भी डाल सकते हैं। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो ये 3 काम आपको जरूर करने हैं। जल्दी जल्दी रेजिड्यू डिकम्पोज हो जाए, जो जैविक खाद डालनी है उसको हम मिट्टी में मिलाएं, सड़ी हुई खाद को। और तीसरा, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम धान कटाई के बाद अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बना के रख सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।